बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश रली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर, लास्ट सेशन में जो है दो प्रीवियस टू सेशंस के अंदर हम लोगों ने रीवैल्यूएशन मॉडल जो IS-16 का है, जो कि इस दफ़ा के लिए मुझे ऐसा लगता है अहम भी है, वी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट, इनफैक्ट वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट। अब सर फिर हम लोगों ने जो है बात की थी, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए। मैं एक दफ़ा एक काम करता हूँ तुम लोगों की आसानी के लिए, व्हाट आई एम गोना डू फॉर यू इज़ कि मैं एक दफ़ा क्विक रिकैप करवा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना सर, रीवैल्यूएशन मॉडल पे। तो मैं चाहूँगा आप लोग सब इधर फोकस्ड रहें। सर, रीवैल्यूएशन मॉडल में हमने देखा कि सर स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट यू शैल बी वैल्यूइंग और मेजरिंग योर PPE एट फेयर वैल्यू with a positive change in fair value to be charged in OCI and a negative change to be charged in PNL। सर, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज की बात करते हैं तो हमारा जो बेंचमार्क होता है, दिस इज़ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। फिर मैंने तुम्हें जो है बताया था फ़र्क कि सर PNL में और OCI में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को दो अहम टर्म्स बताई थी, वन इज़ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक होता है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, इफ़ देयर वुड हैव नो चेंज ऑफ फेयर वैल्यू, देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन एस्टीमेट, और जो आपने एसेट खरीदा है उस वैल्यू पर आप रखते हैं लेस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द ओरिजिनल एस्टीमेट, जो आपकी वैल्यू आती है, दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सही है सर। फिर इसके बाद हमने बात की एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पे। सर, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जिस पर आज आप कैरी कर रहे हो, सर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट में सर डिफरेंस कब नहीं होता, जब कोई ना फेयर वैल्यू का चेंज हो ना कोई एस्टीमेट का चेंज हो, ये हमने बात की थी, ठीक है। फिर हमने बोला था कि सर एस्टीमेट का चेंज जो है, क्योंकि वो IS-8 से भी पर्टेन करता है, तो हम एस्टीमेट के चेंज को इंशाल्लाह हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग फेयर वैल्यू के चेंज को देखते हैं। फिर मैंने तुम लोगों को जो है रीवैल्यूएशन मॉडल पे बताया कि देखो यार, ये चार केसेस हैं, पूरा रीवैल्यूएशन मॉडल इन चार केसेस के इर्द गिर्द घूमता है। तो तुमने इन चार केसेस को अच्छे से रख लेना है, फिर उसकी बेसिस पर जितने भी मुश्किल क्वेश्चन हैं, दे वुड बी वेरी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू कॉप अप विद दैट। सर, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, लेट्स से मैंने एक एसेट खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, 5 सालों पे ये मुझे बेनिफिट देगा, तो हर साल के एंड पे इसकी जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होगी वो 100 डिवाइडेड बाई 5, 20-20 रुपये से कम होगी। 100 ईयर ज़ीरो पर, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। बस यूँ करते हैं, ईयर 1 के एंड पे हम खड़े हैं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80, हमें ऊपर जाना है, लेट्स से वैल्यू हो जाती है 150, तो हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर जाएंगे उतना सरप्लस बुक करेंगे। आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, आपको नीचे जाना है तो आप लॉस बुक करोगे। अब सर लेट्स से आप ऊपर खड़े हो, आप ऑलरेडी जो है 150 पे खड़े हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो, तो जाहिर सी बात है सरप्लस स्टैंड कर रहा होगा, और आपको नीचे जाना है, अचानक से डिप आता है, ऐसा डिप आ जाता है कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे जाना होता है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जितना सरप्लस है उसे रिवर्स करो और फिर लॉस बुक करो। फोर्थ केस कि सर अगर तो आप ऑलरेडी लॉस में हो, मतलब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हो और आपको ऊपर जाना है, तो आप पहले लॉस को रिवर्स करोगे, दैट वुड बी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट। सर, ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट, इसको डिटेल में कल हमने देखा था, बाकायदा दो अच्छे क्वेश्चंस किए थे, सही है। इस पर मेरी एक अलग से वीडियो भी है रिवर्सल पे कि लॉस को रिवर्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट कैसे करना है, वो मैं तुमसे अलग से शेयर भी कर दूंगा, जस्ट टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना सर। तो सर फिर हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, केस 4 देखा कि सर अगर आप डिप में खड़े हो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे, और अगर आपको ऊपर जाना है, तो व्हाट यू वुड बी डूइंग, आप पहले जो है लॉस को रिवर्स करोगे, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट, और फिर आप सरप्लस बुक करोगे। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि देखो सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए थे, ये नोटिंग वगैरह मैं आपसे आज इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक। फिर हमने बात की कि देखिए सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जैसा कि आपने बताया कि दिस इज़ द इनकम नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। तो सर कभी तो जो है ये OCI वाली इनकम जो है ये रिटेन अर्निंग में जाएगी ना, सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। तो हमने बात की कि सर दो सिनेरियोज में जो है ये जो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये रिटेन अर्निंग में जाएगा। नंबर 1, इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एंड नंबर 2, इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड PP। इस पर फिर हमने डिटेल में इलस्ट्रेशन भी देखी, ठीक है सर। फिर हमने जो है रीवैल्यूएशन मॉडल पे जो है दो अच्छे क्वेश्चंस किए। इस पर मैंने तुम्हें जो है क्वेश्चन करते हुए एक बात बताई थी कि देखो सर, जब आप डेप्रिसिएशन बेनिफिट या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ना, तो सर आप रीवैल्यूएशन सरप्लस अपने साथ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लाता है,
और रीवैल्यूएशन लॉस अपने साथ डेप्रिसिएशन बेनिफिट लाता है। तो देयर आर टू फॉर्मूले टू कैलकुलेटिंग दैट। वन इज आप देख लो कि आज डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है, और अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन क्या होता, उन दोनों का डिफरेंस ले लो। दूसरा फॉर्मूला जो हमें यूज करना है वो है जो भी सरप्लस या आपका लॉस हो उसको डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दो, तो तुम्हारे पास जो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बेनिफिट आ जाएगा। सर पहला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि जब चेंज इन एस्टिमेट होता है एक साथ, जब रीवैल्यूएशन भी हो रहा और चेंज इन एस्टिमेट हो ना, तो पहला फार्मूला जो है वो सही जवाब नहीं देता। तो हमने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दूसरा फार्मूला यूज करना है। मैंने तुम लोगों को कल जो है दोनों फार्मूले से जो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेनिफिट निकाल के दिखाया। फिर मैंने होमवर्क में 2 पास पेपर्स भी तुम लोगों को दिए थे, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 के नाम से। इसके सॉल्यूशन में तुम लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा। अच्छा सर, नॉर्मली होता ये है कि एग्जाम में जो है ना रीवैल्यूएशन के साथ साथ वो एस्टिमेट का भी चेंज डाल रहा होता है कि सर रीवैल्यूएशन भी हो रही है और लाइफ में भी चेंज आ रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है और रेजिजुअल वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। तो सर चूंकि चेंज इन एस्टिमेट IAS 8 से पर्टेन करता है, तो मैं अभी फिलहाल वो वाला पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलूंगा, क्योंकि देखो IAS 16 जो है ना एक तरीके से जो है ये वो स्टैंडर्ड है जो हर स्टैंडर्ड के साथ जो है वो चिपक के आ सकता है, सिवाय चंद एक स्टैंडर्ड्स के जो तुम्हारा FR1 का कोर्स है। अब IAS 16 जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें 4 और एंसिलियरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए ICAP के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, कुछ तो सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कल हमने क्वेश्चन 14 और 15 देखा, सही है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ IAS 16 नहीं बल्कि 23 भी हिट होता है, 40 भी हिट होता है, 20 भी हिट होता है, 36 भी हिट होता है, और बाज़ औक़ात जब चेंज इन एस्टीमेट या चेंज इन पॉलिसी हो तो IAS 8 भी हिट होता है। तो अभी फिलहाल मैं कोर एरिया तुम्हें करवा रहा हूँ IAS 16 का, फेयर वैल्यू का। जैसे जैसे हम लोग बाकी टॉपिक्स करेंगे, जो कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन के अंदर हम लोग 4-5 टॉपिक्स अपने कर चुके होंगे, तो फिर मैं तुम्हें मिक्स स्टैंडर्ड के जो हम लोग क्वेश्चंस कहते हैं, तुमने सुना होगा ना मिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, तो एक्चुअली IAS 16 क्योंकि अकेले नहीं पूछता एग्जामिनर, साइलोज में नहीं पूछता, वो 4-5 स्टैंडर्ड्स को मिला के पूछता है। तो वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दोज लाइक 4 to 5 इंटर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, सही है, तो इंशाल्लाह अगले 10 दिन बाद जो है मैं तुम लोगों को फिर मिक्स टॉपिक के साथ जो है वो जो है मिक्स टॉपिक के जो है वो क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है सर। तो परेशान नहीं होना सर, वो चेंज इन एस्टीमेट और वो हम लोग करेंगे वंस वी आर डन विद IAS 8, जो कि इंशाल्लाह हम लोग विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और सो जो है वी वुड बी डन विद दैट, ठीक है सर। अब सर आज का जो हम लोगों का एरिया है, बहुत अहम एरिया है, वो है IAS 16 के डिस्क्लोजर्स, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। अच्छा सर, जब आप ये IAS 16 के डिस्क्लोजर्स कर लोगे ना, तो तुम्हें यही डिस्क्लोजर्स IAS 40 में भी काम देंगे, क्योंकि नॉन करंट एसेट है ना दोनों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट है, PP भी नॉन करंट एसेट है। तो ये जो डिस्क्लोजर वाला एरिया है, बाजुकात एग्जामिनर इसको स्ट्रेट 8 मार्क का सवाल पूछ देता है, बताओ डिस्क्लोजर्स कौन कौन से। तो इस पर हमें बड़ा फोकस रहना है, और इसके ऊपर आज हम लोग 2 बड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सही है, जिस पर आप लोगों ने जो है मेरा साथ देना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अच्छा यार सर, अगर हमें IAS 16 की बेसिक्स बनानी है तो हम क्या करें, पोर्टल पे IAS 16 के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है ना बेसिक्स, जैसे आपका हो गया सर PP की इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है, सही है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर जब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें क्या करते हैं सर, मेथड्स के अंदर जो है क्या मॉडलिटीज़ होती हैं, T अकाउंट वगैरह बनाना, तो वो सारा प्रीमियम क्वालिटी का ना पोर्टल पे अगर तुम देखोगे तो क्लास 1 क्लास 2 इनफैक्ट उसके ऊपर 5 या 6 क्लासेस हमने लगाएंगी, तो वो तुम देख लेना, ताकि तुम लोगों की अगर बेसिक्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी हो तो यू कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन योर बेसिक्स एज वेल, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ भी करवाऊँ, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं एक अलग से बेसिक की क्लास वापस भी लगा लूँगा तुम लोगों के लिए। तो आए सर, आज हम लोग जो है वो डिस्क्लोजर पे बात करते हैं। मैं आप लोग सबकी जो है इधर तवज्जो चाहूँगा, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, आई वुड से रियली इंपॉर्टेंट भी नहीं, कंपलसरी एरिया है जो कि पेपर में आना ही आना है। तुम देखोगे अगर पिछले 6 अटेम्प्ट आए, अगर पिछले तुम 8 अटेम्प्ट उठा लो, तो उसने शायद रीवैल्यूएशन सिर्फ जो है 2 से अलग साइलोज में 2 से 3 दफ़ा पूछा, बाकी सारे डिस्क्लोजर्स पूछे, ठीक है ना। और डिस्क्लोजर के अंदर हाँ रीवैल्यूएशन पूछा, जैसे मुझे ऐसा लगता है अभी जो सवाल आएगा इस दफ़ा, सही है, वो डिस्क्लोजर प्लस रीवैल्यूएशन का आएगा। रीवैल्यूएशन हमने कर लिया, अब हम डिस्क्लोजर पे बात करते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IAS 16 के डिस्क्लोजर्स, सर आपको पता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज,
नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 5 कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे जो मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तुम किसी भी कंपनी के जब एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइप करोगे ना किसी भी लिस्टेड कंपनी के, तो ये 5 कंपोनेंट्स होंगे। पहली हेडिंग होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, फिर SOFP आएगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आएंगे, फिर नोट्स आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यू आर ऑलरेडी डन विद देम इन द बेसिक्स। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो FR1 में माशाल्लाह आपने कर लिया। तो अब रह गया एक एरिया नोट्स का। फुल फ्लेज नोट्स जो है सर, ये नोट्स होते क्या है? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कुछ नहीं होते, ये एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो कि तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें पता होगा इनका बाकायदा स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं PPE की बात करूं तो PPE के अंदर ऑब्वियसली जो है हज़ारों लाखों की तादाद में एसेट्स होते हैं और उनमें मूवमेंट भी हो रही होती है, एडिशन भी हो रहा होता है, डिस्पोजल भी हो रहा होता है, कोई ट्रांसफ़र भी हो रहा होता है। तो सर ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बैलेंस शीट पे ये सारी चीज़ें दिखाओ। तो आप क्या करते हो कि उनका जो ब्रेकअप है या डिटेल्स हैं वो आप क्या करते हो, आप अलग से नोट्स में दिखाते हो, डिस्क्लोजर्स में दिखाते हो। FR1 में का जो इंटरमीडिएरी तुम्हारा लेवल है, इसमें जो तुम्हारे पास डिस्क्लोजर्स हैं वो टॉपिक वाइज हैं, फुल फ्लेज डिस्क्लोजर्स नहीं है। फुल फ्लेज डिस्क्लोजर्स हैं तुम्हारे पास FR2 में, जिसमें फिर आपका कंपनीज एक्ट के तहत जो डिस्क्लोजर्स हैं 4th और 5th स्केजुअल वो भी आ जाते हैं। तो IAS 16 का डिस्क्लोजर जो है, अब इसके अंदर PPE से रिलेटेड आपके कौन कौन से डिस्क्लोजर्स जाएंगे, नोट्स जाएंगे, वो हम बनाना सीखेंगे। क्योंकि यू वुड अप्रिशिएट कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो तो उसमें तो तुम सिर्फ PPE की लाइन लिख देते हो। तुम बोलते हो क्लोजिंग इतना है कॉस्ट और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना है, दोनों को माइनस करके बुक वैल्यू दिखा रहे होते हो। तुम ये तो बता ही नहीं रहे होते कि भाई एडिशन कितना हुआ है साल में, डिस्पोजल कितना हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम CWIP कितना हुआ है, ये बातें तुम नोट्स में दिखाते हो, डिस्क्लोजर्स में दिखाते हो। तो सर सबसे पहले हम इन डिस्क्लोजर्स को अच्छे से ग्रिप करेंगे, इनको समझेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिकली जो है 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे आज। और इंशाल्लाह वंस वी आर डन विद अदर स्टैंडर्ड्स तो फिर हम लोग मिक्स टॉपिक या मिक्स स्टैंडर्ड्स के जिनको क्वेश्चंस हम लोग कहते हैं, सही है, तो सर उसके साथ हम लोग जो है 10 से 12 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सर आए अभी हम बात करते हैं डिस्क्लोजर्स पे कि सर IAS 16 के तहत जो है हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने, और मैं चाहूँगा कि इसको तुम लोग एक तरीके से क्रैम कर लो। मैं कोशिश करूँगा इधर ही क्लास में ही तुम्हें याद करवा दूँ, क्योंकि इसी की बेसिस पर जो है ना, क्योंकि देखो अब IFRS अलाउड नहीं है, तो इसको तुम अच्छे से समझ लो। समझ लोगे तो याद करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि भाई वो लिखो मनोअन लिखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर में जाहिर सी बात है, जब तुम्हें रिकॉल होना चाहिए, पता होनी चाहिए, जब तुम डिस्क्लोजर बना रहे होगे तो यू मस्ट नो कि कौन कौन से देने, तभी बनाने के काबिल होगे। तो इनको अच्छे से देख लो। अच्छा सर आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर क्लास क्या होती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की? जैसे कि अभी हम लोगों की क्लास हो रही थी, जब बेसिक्स की क्लास, तो मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार वहीकल, सही है, वहीकल एक क्लास है, गाड़ियां जितनी भी हैं। अगर लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल है, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, तो 10 गाड़ियां तो हैं, बस उसकी क्लास क्या है, वहीकल। अब सर इसी तरीके से बिल्डिंग है। अब मेरे पास जो है मारफानी बिजनेस स्कूल के पास लेट्स से 10 बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग किस्म की, अलग अलग कैंपसेज हैं। अब ये जो बिल्डिंग है तो 10 हैं, बट क्लास एक ही है, बिल्डिंग। इसी तरीके से इक्विपमेंट, अब मारफानी बिजनेस स्कूल के पास अलग अलग कैंपसेस में मिला के 150 AC हैं, मगर क्लास एक ही इक्विपमेंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात? अच्छा सर इसी तरीके से लेट से प्लांट, मारफानी बिजनेस स्कूल का एक और काम है कि भाई वो जो है उन्होंने लेट से जो है वो मेडिसिन भी बनाते हैं, सही है ना, तो फैक्ट्री में प्लांट लगे हुए हैं, तो प्लांट एक से एक 85 किस्म के लगे हुए हैं, बट क्लास एक ही है। तो हमें क्लास वाइज, वहीकल्स वाइज, बिल्डिंग वाइज, इक्विपमेंट वाइज, एसेट वाइज नहीं, क्लास वाइज आपने बताना है। वहीकल्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, प्लांट के बारे में क्या क्या बताना है। सर पहला डिस्क्लोजर, ये ABCD लिखा हुआ है, इसको मैं 1 2 3 कर रहा हूँ तुम्हारी आसानी के लिए। पहला डिस्क्लोजर, द मेजरमेंट बेसिस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। सर मेजरमेंट बेसिस क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। मेजरमेंट बेसिस कौन कौन सी होती हैं? माशाल्लाह अभी आपने पढ़ा है। सर याद रखें PPE के अंदर 2 मेजरमेंट बेसिस होती हैं, कॉस्ट मॉडल
या फिर रीवैल्यूएशन मॉडल? सही है। तो आप बताओगे कि आपने कौन से एसेट्स को जो है कॉस्ट मॉडल पे रखा है, कौन से एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा है, क्लास वाइज बताओगे। यहां सर बहुत अहम बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको गौर से सुनना, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। सर मेरे पास 10 व्हीकल्स हैं, 10 गाड़ियां हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 6 गाड़ियों को कॉस्ट पे रखूं, 4 गाड़ियों को मैं फेयर वैल्यू पे रखूं? इज इट पॉसिबल? मेरे पास 10 बिल्डिंग है, मैं 6 बिल्डिंगों को कॉस्ट पे रखूं, 4 को मैं फेयर वैल्यू पर रखूं, इज इट पॉसिबल? नो, एसेट वाइज जो है मेजरमेंट नहीं करते आप, क्लास वाइज मेजरमेंट करते हो। पूरी क्लास होगी, विद इन क्लास तीतर बटेर नहीं होगा, अमंग क्लासेस हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट व्हीकल क्लास हैज बीन क्लासिफाइड और मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल एंड बिल्डिंग क्लास हैज बीन क्लासिफाइड एट रीवैल्यूएशन मॉडल, बट दिस इज नॉट अलाउड दैट विद इन दैट बिल्डिंग की क्लास आप 6 बिल्डिंगों को कॉस्ट पर रखो, 4 को फेयर वैल्यू पर रखो, हराम। तो सर आपने बताना है क्लास वाइज कि भाई कौन से आपने एसेट्स को कॉस्ट पे रखा है, कौन से को रीवैल्यूएशन पे रखा है। यूज फॉर डिटरमाइनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। सर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं? कॉस्ट को बोलते हैं बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। अच्छा तुम देखो स्टैंडर्ड है ना, लॉ है ना, तुमने देखो इसने टर्म यूज नहीं किया कॉस्ट का, क्यों नहीं किया? क्योंकि फेयर वैल्यू को आप कॉस्ट नहीं कह सकते। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट तुम ये समझ लो वो वैल्यू जो कि बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मैं इधर लिख भी देता हूं, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो सर जल्दी से बताओ पहला डिस्क्लोजर क्या होगा? हमने पीपी के हवाले से क्लास वाइज मेजरमेंट बेसिस बतानी है कि कॉस्ट मॉडल यूज किया या रीवैल्यूएशन मॉडल। नंबर 2 साथ साथ याद भी, डेप्रिसिएशन मेथड्स यूज्ड एंड द यूजफुल लाइव्स और द डेप्रिसिएशंस यूज्ड। आपने बताना है क्लास वाइज कि भाई कौन सी क्लास के लिए कौन सा मेथड यूज किया है और कौन सी लाइफ या रेट यूज किया है। तुम्हें पता है लाइफ इज इक्विवेलेंट टू रेट, तो आप रेट में बता दो, लाइफ में बता दो। अब एग्जामिनर अगर सवाल में जो है वो लाइफ्स देता है तो तुमने लाइफ्स बता देनी है, रेट देता है तो रेट लिख देना है। तो सर 2 डिस्क्लोजर हो गए। नंबर 1 क्लास वाइज मेरे साथ गिरदान करो, मेजरमेंट बेसिस बतानी है। नंबर 2 मेथड और लाइफ बतानी है आपने क्लास वाइज। नंबर 3 ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। आपने बताना है साल के शुरू में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या थी और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था, और इसी तरीके से क्लोजिंग ग्रॉस अमाउंट क्या थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था। ओपनिंग और क्लोजिंग तुमने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है। सर 3 डिस्क्लोजर्स हो गए, मेरे साथ गिरदान करते रहो अगर इसको अच्छे से ग्रिप करना चाहते हो। अगेन दैट्स अ कंपलसरी एरिया जस्ट टू री-emphasize the importance of this topic. We need to actually disclose class wise 3 items. Up till now we have discussed 3 items. Number 1 is measurement basis, number 2 depreciation method and life or rate of that asset class wise, number 3 gross carrying amount और accumulated depreciation बताना है, opening और closing. Number 4 a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period. सर आपने reconciliation बनानी है भाई, opening से closing कैसे बना, कैश फ्लोज पढ़ा है ना, तो opening से closing निकालते हैं ना, पूरी मूवमेंट बना रहे होते हैं। तो इधर भी आपने मूवमेंट बनानी है कि सर साल के शुरू में कितने पीपीई थे, कितने एडिशन हुए, कितने डिस्पोजल हुए, कितने रीवैल्यू हुए, कितने ट्रांसफर हुए, तो वो पूरी रिकॉन बनानी है। ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बना। तो सर 4 डिस्क्लोजर्स हो गए, 4 डिस्क्लोजर्स मेरे साथ गिरदान करो। नंबर 1 मेजरमेंट बेसिस बतानी है क्लास वाइज, नंबर 2 डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ बतानी है, नंबर 3 ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। नंबर 4 सर आपने जो है रिकॉन बनानी है कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बना। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इन 4 के अलावा 4 डिस्क्लोजर्स और होंगे, इसको मैं कर लेता हूं 5 6 6 7 8। The financial statement shall also disclose the existence and amounts of restrictions on title and PP pledged as security for liabilities. सर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है पीपीई पे या आपने प्लेज के तौर पे पीपीई को रखवाया हुआ है एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल, तो आपने वो भी बताना है। सर ये चीज बड़ी अहम है, इस चीज को यूजफुल लाइफ बच्चा ऊपर है ना, ऊपर ये देखो ना 2 के अंदर लिखा हुआ है ना यूजफुल लाइफ, बेटा पहला जो है ना 2 लिखा हुआ तो है। अच्छा सर 5 पे हम बात कर रहे थे। सर अगर आपने कोई पीपीई को गिरवी के तौर पे रखवाया हुआ है, सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया हुआ है, कोलेटरल के तौर पे रखवाया है, तो आपने वो भी बताना है। सर सिर्फ चूंकि प्रैक्टिकली मैं इन चीज़ों को देख रहा होता हूं, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू गिव यू अ विजडम के वाई स्टैंडर्ड हैज स्टेटेड सो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है।
मारफानी बिजनेस स्कूल, जाहिर सी बात है कि भाई जो है, जाहिर सी बात है जब आप लोन देने के लिए लेने के लिए जाते हो, पैसों का लेन देन होता है, तो एवरी लेंडर वांट्स कि आप उसके पास कोई सिक्योरिटी हो, ताकि कल कला का आप डिफ़ॉल्ट करो तो जो है वो उस गिरवी वाली चीज़ को बेच के जो है वो अपना पैसा खुला करवा सके। अगर ये डिस्क्लोजर ना होता तो इसकी रिपरकशन से बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल है, मैं गया अयाज के पास, मैंने बोला कि भाई जो है अयाज भाई लोन दे दो। अयाज ने बोला सही है हसन भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, माशाल्लाह आपका नाम है। मैं अगर ये डिस्क्लोजर ना देता, रिपरकशन देखना, सही है, सिर्फ रिपरकशन बता रहा हूँ कि ये डिस्क्लोजर देते क्यों हैं। अयाज ने बोला सही है हसन भाई। अयाज ने बोला सर फाइनेंशियल्स दिखाएं। देखें सर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, मगर बिजनेस के अंदर देयर आर नो फ्री लंचेस इन बिजनेस, तो वी नीड टू बी फेयर। मैंने बोला सही यार, ये लो फाइनेंशियल्स। उसने देखा सही है यार, इक्विटी भी बहुत अच्छी है, पीपी भी अच्छी है, पीपी हैं हसन मारफानी के पास, मारफानी स्कूल के नाम पे 1 करोड़ के। तो बोला सही है सर, आपको लोन कितना चाहिए? मैंने बोला यार मुझे लोन चाहिए 50 लाख का। इसने देखा, बोला हाँ यार सर आप एक काम करें, ये 1 करोड़ रुपए के एसेट मेरे पास रखवा दें गिरवी के तौर पे, आप मेरे नाम पे एक लेटर कि आप जो है इसको बेच नहीं सकते हैं जब तक कि आप मेरे पैसे छूटे। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इससे 50 लाख रुपए ले लिया। फिर मैं गया निशा के पास, मैंने बोला मोहतरमा लोन दे दे। मोहतरमा ने भी यही बोला सर आपकी इज्जत करती हूँ, सारी चीज़ें मारफानी बिजनेस स्कूल को, मगर सर मैं लोन ऐसे नहीं दे सकती, आप फाइनेंशियल्स दिखाएं। जब फाइनेंशियल्स देखे तो इक्विटी भी बहुत अच्छी, पीपी भी जो है वो 1 करोड़ रुपए के। तो निशा ने बोला सही है सर। निशा ने बोला सर कितने लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए? मैंने बोला मुझे 1 करोड़ चाहिए या 50 लाख रुपए निशा से भी। निशा ने बोला सही है, ठीक है यार 50 लाख रुपए, किसी के ऊपर कोई जो है कोई और बंदे का राइट नहीं है इस पीपी पे। सही है सर, ये ले 50 लाख रुपए। निशा सोच रही है कि भाई 1 करोड़ रुपए का तो ऑलरेडी इनके पास एसेट है। निशा ने बोला सही है सर, आप गिरवी रखवा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने उसको भी वही लेटर दूसरा थमा दिया, नाम चेंज करके, सही है। तो जो है क्या कहते हैं, निशा से भी 50 लाख रुपए ले लिए। निशा को पता ही नहीं है कि अयाज का राइट क्रिएट हुआ है। फिर मैं इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं अनस के पास गया। मैंने बोला अनस भाई, अनस को भी इसी तरीके से बोतल में उतारा। इनको किसी को क्योंकि कुछ पता ही नहीं है ना, जब इन्होंने फाइनेंशियल देखे तो उसमें उनको पता ही नहीं था। इसी तरीके से मैंने जो है ये पूरी क्लास से मैंने जो है 1 करोड़ के एवज 7-8 करोड़ रुपए पकड़े और मैं फिर फ्लाई बैक कर गया। और तुम लोग बेचारे ढूंढते रहोगे वो 1 करोड़ एसेट के एवज जो है वो 7 करोड़ रुपए का मैंने एक्सपोजर लिया हुआ है। तो तुम समझ रहे हो, जब इसका डिस्क्लोजर आप देते हैं तो लेंडर वुड नो कि अच्छा यार ये जो एसेट है इसके ऊपर और किस किस का राइट क्रिएट हुआ है। सो यू गॉट द पॉइंट कि सर ये वाला डिस्क्लोजर क्यों देते हैं। दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिकल एंड यू नो योर ग्रूमिंग पर्पसेस, ताकि तुम्हें ये हो कि हाँ यार प्रैक्टिकली चीजें चलती कैसी हैं। फ्रॉड हो गया सर, जी बिल्कुल, बस ये फ्रॉड से बचाने के लिए जो है ये स्टैंडर्ड ने ये रिक्वायरमेंट की है ताकि जो यूजर्स हैं वो जो है उनके साथ फ्रॉड ना हो। अच्छा सर, नंबर 6, तो अगर आपने कोई प्लेज करवाया हुआ है अपने पीपीई को, कोई सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है, तो आपने वो भी बताना है। नंबर 6, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। सर अगर तो आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है ड्यूरिंग द ईयर CWIP पे, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको पता है ना सर कि पीपी जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता तो उसको क्या कहते हैं, जब तक पीपी यूजेबल कंडीशन में नहीं आता उसे CWIP कहते हैं। इसको बेसिक्स में हमने कवर किया है। तो सर अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर CWIP पे कोई खर्चा किया है, कोई एडिशन किया है, कोई ट्रांसफर है, तो आपने वो भी बताना है। सर 6 डिस्क्लोजर्स पढ़ लिए। नंबर 1 क्लास वाइज मेजरमेंट बेसिस बतानी है। नंबर 2 डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ बतानी है। नंबर 3 ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। नंबर 4 रिकॉन बनानी है। नंबर 5 अगर आपने गिरवी के तौर पे कोई पीपी रखवाया हुआ है तो आपने वो बताना है। नंबर 6 अगर CWIP पे कोई खर्चा किया है तो वो बताना है। 6 डिस्क्लोजर्स हो गए। 7वां, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ पीपी। सर बाजुकात होता यह है कि आप पीपी को ना एडवांस में बुक कर लेते हैं। 1 साल बाद आपको पीपी चाहिए तो आपने आज से ही कमिटमेंट दे दी कि यार 1 साल बाद ये मैं प्लांट खरीदूंगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर बाहर से आप इंपोर्ट करते हो तो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है। मुझे आज ऐसा लगता है आगे डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, तो मैंने आज ही बुक करवा लिया। तो सर अगर आपकी कोई कमिटमेंट है, सही है ना, आपकी कोई कमिटमेंट आपने की हुई है पीपी के हवाले से, तो आपने वो भी बतानी है। CWIP मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब पीपी यूजेबल कंडीशन में जब तक नहीं आता तो उसको CWIP कहते हैं। अच्छा सर, नंबर 8, depreciation whether recognized in profit or loss or as a part of cost of other asset।
सर आपने बताना है कि कितना ऐसा डिप्रिसिएशन है जो आप पीएनएल में चार्ज कर रहे हो और कितना ऐसा डिप्रिसिएशन है जो कोई और एसेट की कॉस्ट का आप हिस्सा बना रहे हो। सर आपने इंट्रो में भी पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट माशाल्लाह आपने पढ़ा हुआ है कि सर अगर तो कोई एसेट को बनाने के लिए, इन्वेंट्री को बनाने के लिए आप कोई प्लांट यूज़ करें और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होता है तो वो कहाँ होता है, वो कहाँ चार्ज होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। तो अगर तो आपका डिप्रिसिएशन किसी और एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन रहा है तो वो भी आपने बताना है। सर 8 डिस्क्लोजर्स कर लिए सर, जल्दी से गिरदान कर लें। नंबर 1 क्लास वाइज मेजरमेंट बेसिस बतानी, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। नंबर 2 डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ बतानी है। नंबर 3 ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। नंबर 4 रिकॉन बना के बतानी है। नंबर 5 अगर गिरवी के तौर पे एसेट्स दिए हुए तो आपने वो भी बताना है। अच्छा सर नंबर 6 अगर आपने जो है कोई CWIP पे ड्यूरिंग द ईयर आपने खर्चा किया है तो आपने वो बताना है। इसी तरीके से अगर सर आपने PP खरीदने के लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट किए हैं तो आपने वो बताना है। और अगर तो डेप्रिसिएशन आपका किसी और एसेट का भी कॉस्ट का हिस्सा बना है, जैसे इन्वेंट्री बनाने के लिए आपने कोई प्लांट यूज़ किया तो स्टैंडर्ड बोलता है कि उस प्लांट की डेप्रिसिएशन को इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तुमने पढ़ा होगा। तो सर ये 8 डिस्क्लोजर्स हैं, ये 8 डिस्क्लोजर्स हैं जो आपने कॉस्ट मॉडल के अंदर देने। अच्छा एग्जाम सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है ये 8 के 8 तुमने देने ही देने हो, ज़बरदस्ती नहीं करना, हो सकता है बाद की 4 इन्फॉर्मेशन ना हो। जैसे अभी भी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो सिर्फ शुरू की 4 डिस्क्लोजर्स में दे रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना कि सर बाकी के 4 का है, भाई उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो हमने नहीं दिए। तो सर कॉस्ट मॉडल में ये 8 डिस्क्लोजर्स हैं। अच्छा सर अब स्टैंडर्ड बोलता है, मैं सवालात लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। If items of PP are stated at revalued amount, the following shall be disclosed. ये जो बाकी डिस्क्लोजर्स हैं 1 2 3 4, अगर तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आपने ये 4 डिस्क्लोजर्स और देने। कॉस्ट मॉडल में सिर्फ 8 हैं और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हो तो आपने 4 और देने। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो कुछ क्लास को कॉस्ट पे रखता है, कुछ क्लास को रीवैल्यूएशन पे रखता है। तो आपस की ही बात है कि ये जो है किसी ना किसी तरीके से ये रीवैल्यूएशन वाले डिस्क्लोजर भी पूछ रहा होता है और कॉस्ट वाले डिस्क्लोजर भी पूछ रहा होता है एग्जामिनर। तो सर क्या क्या देना है, अगर द इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन आपने कब करवाई है, कौन से साल में करवाई है, डेट बताओ, सही है। नंबर 2 वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वॉज इन्वॉल्व, सर आपका वैल्यूअर का नाम आपने बताना होता है कि भाई कौन से वैल्यूअर से आपने वैल्यू करवाया है, ठीक है ना। पता चले आपने जो है कोई अनाप शनाप वैल्यूअर से जो है वैल्यू करवा लिया है जिसका कहीं नाम ही नहीं है, सही है ना, अपने हिसाब से वैल्यू आपने दिला दी है। अच्छा सर नंबर 3 फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ PPE द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट्स बीन कैरीड अंडर कॉस्ट मॉडल। सर जितने भी आपकी क्लासेस हैं जो रीवैल्यूएशन मॉडल पर हैं तो आपने बताना है कि अगर तो ये कॉस्ट मॉडल पर होती तो आज इनकी वैल्यू क्या होती। अगर तो कोई आपकी क्लास है जो रीवैल्यूएशन मॉडल पर है तो आपने अलग से बताना है कि अगर तो ये कॉस्ट मॉडल पर कैरी होती ये क्लास तो आज इसकी वैल्यू क्या होती। नंबर 4 करेंगे, अभी कैसे बात करेंगे। द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई सरप्लस आया है तो आपने वो भी बताना है। सर कैसे बताएंगे, बताऊंगा, डोंट यू वरी। तो सर रीवैल्यूएशन मॉडल अगर आप कर रहे हो तो ये 4 इजाफी डिस्क्लोजर्स हैं जो आपने कॉस्ट के अलावा देने हैं। नंबर 1 आपने इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन बतानी है। नंबर 2 आपने ये बताना है कि भाई वैल्यूअर कौन था, इंडिपेंडेंट था या नहीं। नंबर 3 आपने बताना है कि अगर तो ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो आज इसकी वैल्यू क्या होती। नंबर 4 ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस कितना है आपने वो बताना है। तो सर ये टोटल 12 किस्म के डिस्क्लोजर्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एग्जाम वी आर टू डिस्क्लोज दीज थिंग्स। तो सर आए जल्दी से गिरदान कर लेते हैं। ये 12 डिस्क्लोजर्स आपके। नंबर 1 मेजरमेंट बेसिस बतानी है, मेरे साथ गिरदान करो। मेजरमेंट बेसिस बतानी है क्लास वाइज। और नंबर 2 डेप्रिसिएशन मेथड और रेट बताना है। नंबर 3 आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। नंबर 4 आपने रिकॉन बना के बतानी है कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बना, जिसको मूवमेंट भी कहते हैं। नंबर 5 अगर आपने गिरवी के तौर पे कोई एसेट्स रखवाए हुए हैं तो आपने उनके हवाले से भी बताना है। नंबर 6 नंबर 6 कौन सा है, हाँ CWIP पे ड्यूरिंग द ईयर जितना खर्चा हुआ है आपने वो बताना है। नंबर 7 अगर आपने PP जो है क्या कहते हैं PP खरीदने की कमिटमेंट दी हुई है तो कमिटमेंट के हवाले से आपने बताना है। लेट्स से मैंने अगले साल जो है वो 10 जो है वो प्लांट्स खरीदने हैं
तो मैं डिस्क्लोजर दूंगा कि भाई मारफानी बिजनेस स्कूल हैज़ कमिटेड या इज़ इन अ कमिटमेंट विद XYZ वेंडर टू परचेज दिस प्लांट विद अ कॉस्ट ब्ला ब्ला। नंबर 8, डेप्रिसिएशन आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी और एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया हुआ है, सही है, जैसे अगर आप इन्वेंट्री बना रहे हो और इन्वेंट्री के अंदर प्लांट लग रहा है, तो प्लांट की डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाओ, तो आपने बताना है कि कितना डेप्रिसिएशन ऐसा है जो P&L में चार्ज हुआ है और कितना डेप्रिसिएशन ऐसा है जो दूसरी कॉस्ट का हिस्सा बना है। ये 8 डिस्क्लोजर्स हैं जो कॉस्ट मॉडल में जाएंगे। अगर तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो 4 इजाफी हैं। नंबर 1 रीवैल्यूएशन कब हुई आपने वो बतानी है। नंबर 2 सर किसने रीवैल्यूएशन की है वो बतानी है, वो इंडिपेंडेंट था या नहीं। नंबर 3 सर अगर तो ये रीवैल्यूड एसेट्स जो हैं कॉस्ट मॉडल पे कैरी होते हैं तो क्या वैल्यू होती। नंबर 4 जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, आपने वो बताना है। अच्छा सर इसके अलावा जो डिस्क्लोजर्स हैं ये 4 तुम देख रहे होगे, सही है ना, इसके अलावा जो हैं ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ लेना, मैं इसको अभी फ़िलहाल टच बेस नहीं करवा रहा, ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है वो हमने देख ली, ये आप दो तो अच्छी बात है, ना दो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तभी तुमने देखा होगा ज़्यादातर कंपनीज़ में ना इंशाल्लाह जब तुम फर्म में जाओगे कि ये 4 डिस्क्लोजर जो हैं वो नहीं दिए जाते। तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे तकरीबन टोटल 16 डिस्क्लोजर हैं, 8 कॉस्ट के हैं, 4 रीवैल्यूएशन के हैं जो कि कंपलसरी हैं, टोटल 12 और बाकी 4 ऑप्शनल हैं। इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, आसान से कुछ समझ में आ जाएगा। तो सर आई एम श्योर आपको क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब डिस्क्लोजर में थ्योरेटिकली चीते हो गए। अब सर इंशाल्लाह हम इसको जो है न्यूमेरिकली देखते हैं कि हाउ वी शैल बी प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर, सही है ना, व्हेन वी आर गिवन द क्वेश्चन। मुझे इस चीज़ की तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि माशाल्लाह जो है वो तुम लोगों ने एटलीस्ट रीड कर लिया होगा, तुम लोगों ने इसको जो है कॉम्प्रीहेंड किया होगा। तो आए सर ये जो एक क्वेश्चन है डिस्क्लोजर का, इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इंशाल्लाह। जो हम लोगों ने अभी डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं थ्योरेटिकली, आफ्टर दिस क्वेश्चन यू वुड बी एबल टू नो अबाउट कि सर कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, एंड वाई वी आर डूइंग दैट। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला डिस्क्लोजर कुछ भी नहीं है, इट्स रियली ईजी, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू प्लग इन द फिगर्स ऑन द राइट स्पॉट, सही है ना। और फिगर्स कहाँ से ड्राइव होंगी, वैसे ही ड्राइव होंगी जैसे तुमने पढ़ा है। डिस्क्लोजर इज ओनली अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आपने प्रेजेंट किस तरीके से करना है। अभी तुम जब मैं ये सवाल करवा रहा हूँ तो यू वुड बी लाइक कि सर ये तो सारी पुरानी चीज़ें जो रिवाइज हो रही हैं। तो सर इसी सोच के साथ हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। रिक्वायरमेंट जो है इसकी क्या है सर, रिक्वायरमेंट में डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, फिलहाल वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, और स्केजुअल बनाना है। सर ये जो स्केजुअल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ना, ये चीज़ याद रखना है, स्केजुअल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 1997। सर 31 मई 1997 है, तो बताओ साल कब से स्टार्ट हुआ होगा, साल कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 जून से स्टार्ट हुआ होगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ ये 1 जून से साल स्टार्ट हुआ होगा। अगर तुम देखना बेस्ड ऑन माई तजुर्बा, सही है ना, अभी कोई बच्चा तुम लोगों में से पूछेगा कि बताओ सर ये जो है डिप्रिसिएशन आपने 1997 का क्यों लिया या इसका क्यों नहीं लिया, सही है ना, बस ये इस साल को मैं अभी बता रहा हूँ, मगर कोई बच्चा पूछने वाला है, ठीक है। तो सर ये तो दिस इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट अभी हम क्वेश्चन करते हैं, सही है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है ईयर एंड 31 दिसंबर होता है, तो यहाँ याद रखना ईयर एंड 31 में 1997, इसका मतलब है ये साल कब से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 जून 1996 से, सही है। तो सर आए इसी सोच को जो है, इसी सोच को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द अकाउंट्स ऑफ किंग कॉन्ग लिमिटेड द स्केड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 1996 अपीयर्ड एज फॉलो। सर स्केड्यूल दिया हुआ है हमें 1996 का, पिछले साल का दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। सर कॉस्ट आपको दी हुई है, कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको दी हुई है। इक्विपमेंट की 750, व्हीकल की हैं 460, टोटल इतनी अमाउंट है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं 210 के। डिस्पोजल जो हैं आपके हुए हैं, अल्लाह आपका भला करे, 130 व्हीकल्स जो है 80 की डिस्पोज हुई हैं, पिछले साल की बात कर रहा है। तो कॉस्ट एट एंड ऑफ ईयर 830, व्हीकल इतनी है, टोटल इतना है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू का दिया हुआ है, सही है। ड्यूरिंग द ईयर जितना चार्ज हुआ है वो दिया हुआ है। डिस्पोजल आपको दिए हुए हैं। डिस्पोजल पे आपको पता है कि जब आप पीपी को जो है क्रेडिट करते हो तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एलिमिनेट करना होता है, सही है। इसके ऊपर बेसिक्स पे हमने डिटेल में बात देखी थी, इस पे मैंने तुम्हें वीडियोस भी शेयर की हैं कि सर जब आप पीपी को कम करते हो तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कम क्यों करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पेरेंट हेड आपका माइनस हो रहा है तो आपका जो चाइल्ड हेड है वो भी एलिमिनेट होना चाहिए।
सर एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना था। सर बुक वैल्यू आपके पास कैसे आ रही है? सर आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसमें से आप बुक कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। ये तो स्केजुअल था, पिछले साल का है, सही है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मई 1997, सर इस साल में ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग चेंजेस इन फिक्स एसेट्स अकर्ड। सर ये चेंजेस हुई हैं। न्यू इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1,75,000 एंड 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 1996 एंड 1 दिसंबर 1996 रिस्पेक्टिवली। सर 2 इक्विपमेंट हमने खरीदे हैं, एक 75 का खरीदा है और एक 2 लाख का खरीदा है, एक 1 अक्टूबर को और एक दिसंबर 1 1996 को, ठीक है सर। एडिशन है ड्यूरिंग द ईयर, अ मशीन परचेज फॉर रुपीज़ 60,000 ऑन अप्रैल 1 1993 वो सोल्ड ऑन सितंबर 30 1996 फॉर 32,000। सर एक मशीन थी जो हमने खरीदी थी 1993 में, वो सितंबर 30 1996 को बिकी है 32,000 में। सर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो रहा है। सर ड्यूरिंग द ईयर क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई देखो आपका साल शुरू हो रहा है 1997 का 1 जून से, तुमने अभी बोला है, तो कोई परेशान ना हो कि सितंबर 30 1996 सर ये तो पिछले साल में हो रहा है। अरे भाई नहीं, यही साल है। अ मशीन परचेज ऑन अक्टूबर 1 1990 for 25,000 was sold for scrap on May 1 1997 realizing 2,000। एक और मशीन थी जो हमने 1990 में खरीदी थी, 1990 में खरीदी थी, वो हमने बेची है मई 1 1997 में 2,000 रुपये में। सर ये भी दूसरा डिस्पोजल है, ये भी इसी साल हो रहा है तो इसको डिस्पोजल में हम ले लेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है ऑन 1 जनवरी 1997 1 जनवरी 4 न्यू व्हीकल्स वर परचेज्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 ईच। A part exchange allowance of rupees 5,000 per vehicle was received for 2 vehicles which cost rupees 15,000 each on January 1 1994। सर हमने जो है ये जो 4 व्हीकल्स खरीदी हैं उसके बदले हमने जो है पुरानी 2 व्हीकल्स हैं वो भी दी हैं। एक्सचेंज अलाउंस का कॉन्सेप्ट है, ट्रेड इन अलाउंस का। इसके ऊपर मैंने बाकायदा जो है वीडियो भी बनाई हुई थी, आप लोगों से शेयर भी की हुई थी। आई एम श्योर आपको एक्सचेंज अलाउंस का कॉन्सेप्ट पता होगा, सही है ना, कि जब आप जिसको आप ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं, सही है, कि जब आपका एक्सचेंज अलाउंस होता है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। मैं आज वापस से भी वो वीडियो शेयर कर दूंगा आपसे, उसको लाजमी देख लेना, ठीक है ना। अलबत्ता यहाँ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमें गेन या लॉस नहीं निकालना, बट वो वीडियो लाजमी देख लेना एक्सचेंज अलाउंस वाली, वो मैं तुमसे शेयर भी कर दूंगा, डोंट यू वरी। अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं इसको। फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन मई 1997 अ व्हीकल विच कॉस्ट रुपीज़ 10,000 on April 1 1993 was declared a total loss by the insurer। सर 1997 में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसकी कॉस्ट थी 10,000 की और वो टोटल लॉस में चली गई। सर हमें पता है, हमने ज़्यादा नहीं सोचना, इन अल्फाज में घूमना नहीं है। जब भी गाड़ी को कुछ भी हुआ हो, आपकी बुक से निकल रही हो, वो डिस्पोजल है। अब चाहे वो नुकसान हो, चोरी हो गई हो, तोहफा दे दिया, चैरिटी दे दी, बेच दिया, इट इज़ डिस्पोजल, सही है। A claim for compensation of 3,000 had been agreed by the insurance company। सर 3,000 रुपये हमें मिलेंगे, but the monies have not yet been received by the King Kong Limited। पैसे अभी नहीं मिले तो हमारा अभी हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम कैश फ्लोस थोड़ी ना बना रहे हैं, ठीक है। द कंपनीज, याद रखो एग्जाम में पहली टिप, पहला उसूल, यू मस्ट बी एबल टू फिल्टर आउट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तुमने देखा होगा ये इतनी लंबी कहानियाँ कर रहा है बट तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है काफ़ी बातें, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स वुड गेट कन्फ्यूज, कह रहे यार इसको कहाँ लेंगे, इसको सर ये रेलेवेंट ही नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो यू वुड रियलाइज दिस योरसेल्फ। द कंपनीज पॉलिसी इज टू डिप्रिशिएट द कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स इन यूज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर जल्दी से बताओ कौन सी पॉलिसी है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी या फुल ईयर पॉलिसी है? सर जल्दी से बताएंगे कौन सी पॉलिसी है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी या फुल ईयर पॉलिसी? सर ये बोलता है कि कंपनी जो है डेप्रिशिएट करती है कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, सही है ना। कॉस्ट आप कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी साल के एंड में मौजूद होते हैं उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं, सही है। नो डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन एसेट इन द ईयर इन विच इट इज सोल्ड और स्क्रैप्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। सर जिस साल में जो है डिस्पोज होता है उस साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। सर कौन सी पॉलिसी है? फुल ईयर पॉलिसी। The same rates of depreciation used on the year ended 31 May 1996 are also used in the year ended May 31, 1997। सर रेट्स नहीं दिए हुए, बोला हुआ है जो पिछले साल यूज़ किए थे वो इसी साल यूज़ होंगे। तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, जो भी डेप्रिसिएशन आया उसको कॉस्ट से डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास आ जाएगा रेट।
सही है ना। तो सर ये क्वेश्चन हमने किया है, आए सर इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सर आज है 5 नवंबर। मैं चाहूंगा अभी आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए कुछ ना करें और इधर फोकस्ड रहें। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, सही है। अच्छा, रुपीज इन 1000 कर लें। लाइबा, इस क्वेश्चन में मेरा बच्चा इस तरीके से पता चल रहा है, अगर आप सवाल पर हो तो ये बोलता है फुल ईयर पॉलिसी के अंदर आप जो है दो बातों से पता चल रहा है कि कंपनीज पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट द कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स इन यूज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के एंड पे जितने एसेट्स होते हैं वो सब के सब डेप्रिशिएट होते हैं। एक चीज, क्योंकि भाई प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में तो ऐसा नहीं होता ना, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में तो आप प्रोरेट करते हो, साल के एसेट एंड पे जितने एसेट्स होते हैं उनको अक्रॉस द बोर्ड आप जो है वो क्या कहते हैं डेप्रिशिएट थोड़ी ना करते हो, आप बाकायदा प्रोपोर्शन वाइज जो है उनको एलोकेट कर रहे होते हो। एक तो इससे मुझे पता चला। दूसरी चीज, नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन एसेट इन द ईयर इन विच इट इज सोल्ड। आपको पता है फुल ईयर पॉलिसी की एक खूबसूरती है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में कुछ भी चार्ज नहीं होता। इनफैक्ट फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में भी जो है बाकायदा हमने बेसिक्स में कवर किया, इस पर मेरी अलग से वीडियो भी है, मैं ये भी आप लोगों से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा एज अ रिफ्रेशर। सही है ना, पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है ये। अच्छा सर, मैं वापस से भी तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, मेसर्स किंग कॉन्ग नोट्स टू फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंड 31 में 1997। अच्छा सर, आप क्या करते हैं सर, ये नोट है, नोट नंबर 4। सर आप 4 क्यों डाल रहे हैं, आप 1 भी तो डाल सकते थे, 2 भी तो डाल सकते थे, 3 भी तो डाल सकते थे। भाई आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, प्रैक्टिकली 1 2 3 जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक नोट्स होते हैं। जैसे 1 जो होता है कंपनी के बारे में बताता है, 2 जो है आपका जो है क्या कहते हैं बेसिस ऑफ मेजरमेंट बताता है, 3 जो है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज बताता है। तो ये जो 4 है ना ये पीपीई का है प्योरली, तो मैंने इसलिए इसको 4। सर हम 5 दे दें तो कोई मसला तो नहीं है, 5 दे दो। सर हम 6 दे दें, मसला 6 दे दो। 1 2 3 के अलावा कुछ भी नंबर दे देना, सही है। 4 हो गया आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है। मुझे अगर वक्त मिला मुझे याद दिलाना, मैं तुम लोगों को किसी कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो भी दिखा दूंगा, बल्कि मेरी बैंक के ही दिखा दूंगा, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4.1। फोर पॉइंट वन का मतलब है इसका सब। कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर मेजरिंग इट्स पीपी, सही है। मैंने बता दिया है कि सर कंपनी जो है, बल्कि इसको मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ, कौन कौन से आपके एसेट्स हैं पीपी में, कौन कौन से आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सही है। 4.1 4.2 अब माशाल्लाह तुम लोग लिंक भी कर रहे होगे कि ये पहला जो है पहला डिस्क्लोजर था कि उसने बताया था मेजरमेंट बेसिस बतानी है, तो हमने बता दिया कॉस्ट मॉडल। डिप्रिसिएशन रेट, सर क्लास कौन कौन सी है?
इक्विपमेंट और व्हीकल। सही है सर। इक्विपमेंट के लिए डिप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है। व्हीकल के लिए भी स्ट्रेट लाइन मेथड। सर डिप्रिसिएशन रेट कितना है? सर डिप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ, बट आपको पता है हम पिछले साल से निकाल सकते हैं। सही है ना सर? पिछले साल से कैसे निकालेंगे सर? सर मुझे बताएं आपका चार्ज कितना हुआ है सर? 83 हुआ है। इक्विपमेंट में कितना चार्ज हुआ है? 83। अब 83 को अगर आप डिवाइड करोगे कॉस्ट से, स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है ना, कॉस्ट पे लग रहा होता है अगर रेजिजुअल वैल्यू आपकी 0। सही है। तो सर 83 को 830 पे, सर हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल भी हुआ हो, एडिशन भी हुआ हो, तो हमें पता है फुल ईयर पॉलिसी है। फुल ईयर पॉलिसी में जो साल के एंड पे एसेट्स होते हैं आप उन्हीं पे ही डिप्रिसिएशन लगाते हो। तो सर डिप्रिसिएशन रेट कैसे निकलेगा सर? डिप्रिसिएशन रेट मैं इधर वर्किंग भी कर देता हूँ, 83 डिवाइडेड बाई 830। तो सर कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। 10% आ रहा है सर। सही है ना? इसने खुद ने बोला है ना सर, इधर लिखा हुआ है कि सर जो पिछले साल का डिप्रिसिएशन था वही आपका इस साल है। तो पिछले साल 83 था और उसने खुद ने बोला है कि सर कॉस्ट पे लग रहा है, तो कॉस्ट है आपकी 830। तो सर ड्यूरिंग द ईयर एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है। अरे भाई ये खुद बोल रहा है फुल ईयर पॉलिसी है। फुल ईयर पॉलिसी की खूबसूरती है कि उसमें जो है आप जो डिप्रिसिएशन लगाते हो, अगर तुम रिकॉल करो मेरे बेसिक्स वाले लेक्चर्स, तो मैं क्या करता था फुल ईयर पॉलिसी में, मैंने बाकायदा इसको इंपॉर्टेंट नोट या मंजन के नाम से भी लिखवाया था कि इन फुल ईयर पॉलिसी डेप्रिसिएशन में बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन क्लोजिंग कॉस्ट। तो अब अगर मुझे रेट चाहिए और डेप्रिसिएशन है तो मैं डेप्रिसिएशन को कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा तो रेट आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है ना सर? अब इसी तरीके से मुझे व्हीकल का रेट चाहिए तो 114 को मैं 570 से डिवाइड कर दूं। पिछले साल यही हुआ है ना, तो सर कर दूं तो आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाई 570। कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? 20%। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अब जल्दी से सर स्केजुअल बना लेते हैं, जल्दी से स्केजुअल बना लेते हैं सर, जल्दी से स्केजुअल बना लेते हैं। आ जाएं इधर देखें, फिर हम नमाज का भी ब्रेक करते हैं ये करने के बाद। 4.3 स्केजुअल। हाथ में आप लोग कैलकुलेटर लिए हुए, अभी कोई कुछ भी नहीं कर रहा, अभी सुकून से इधर देख रहे हैं। वंस वी आर डन तो फिर आप लोगों के सवालात तो खैर आप अभी भी पूछ सकते हो साथ साथ। कुछ नहीं है सर, अगर आप रिकॉल करो, ये टी अकाउंट है। टी अकाउंट भी ऐसे ही बनाते थे ना, कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर रिकॉल करो, टी अकाउंट ऐसे ही बनाते थे ना। क्यों बढ़ता था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट होता था। सर क्यों कम होता था? डेबिट क्यों होता था? डिस्पोजल की वजह से। रिकॉल हो रही या नहीं हो रही चीजें? सर सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस टी अकाउंट की जगह मैं इस फॉर्म में बनवा रहा हूं। तभी मैंने आप लोगों को अपने बेसिक्स के लेक्चर्स कैटेगोरिकली बोला था बार बार रिवाइज कर लेना। सर मुझे फिगर्स बताते हैं जल्दी से।
ये हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है, सही है। कॉस्ट, अब आप ये देख रहे हो ये पूरी मूवमेंट है, ये स्केजुअल कुछ भी नहीं है, दिस इज मूवमेंट। अच्छा सर कॉस्ट कितनी है, अच्छा मुझे बताएं 1996 की ओपनिंग कॉस्ट लेंगे या क्लोजिंग कॉस्ट लेंगे? 1996 की ओपनिंग कॉस्ट लेंगे या क्लोजिंग कॉस्ट लेंगे? 1996 की ओपनिंग कॉस्ट लेंगे, क्लोजिंग कॉस्ट लेंगे? नहीं नहीं बेटा, वो तो बुक वैल्यू है ना, अभी तो कॉस्ट चाहिए ना हमें। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ये रही ना, जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल की ओपनिंग है, ये रही ना कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट लेंगे ना बेटा, सही है ना। 830 570 ये हम बना रहे हैं 1997 के लिए, सही है। अच्छा सर इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग लेंगे, क्लोजिंग लेंगे? ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? कौन सा वाला लेंगे? सर क्लोजिंग लेंगे पिछले साल का, 292 और 220, 292 और 220, ठीक है सर। सर टोटल भी लिख दें 1400 और 512 और 512, ठीक है सर। अच्छा सर इसी तरीके से अब आप कॉस्ट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में माइनस करें तो ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई? जी सर आ जाएगी। कितनी आई सर, कितनी आई? 538 और 350, 538 और 350, ठीक है। ये 888 बन जाता है आई बिलीव। तो सर ये हमने कुछ नहीं किया है, हमने पिछले साल से जो है सारी फिगर्स को जो है वो प्लॉट इन कर लिया है, ठीक है ना सर। अब सर आगे बढ़े, आप लोग मेरे साथ हो। अब सर एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, हम वर्किंग इधर कर लेते हैं अपनी, ये हमारी वर्किंग हो जाएंगी। सुकून से देखते रहो इधर, सर वर्किंग्स देख लेते हैं एक एक करके। सर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 1997 द फॉलोइंग चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स अकर्ड। न्यू इक्विपमेंट परचेज फॉर ₹175,000 एंड 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 1996 एंड December 1, 1996 रिस्पेक्टिवली। सर फुल ईयर पॉलिसी है, जल्दी से बताओ फुल ईयर पॉलिसी में क्या मुझे डेप्रिसिएशन के हवाले से कोई टेंशन की ज़रूरत होती है? नहीं सर नहीं होती। आप साल के शुरू में खरीदो, साल के एंड में खरीदो, साल के बीच में खरीदो, आपको पूरे 12 महीने का चार्ज करना है। तो हमें मसला नहीं है, हम दोनों का टोटल कर लेते हैं 175 और 200, दोनों का सम कर लेते हैं। 175 और 200 कितना होता है सर? 375। एक एक करके। अच्छा देखो याद रखो, हमेशा ना पहले ये टिप दे रहा हूँ डिस्क्लोजर के सवाल को सॉल्व करने की, वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं चीज़ें। हमेशा क्लास वाइज चलना, पहले एक क्लास को किल करना, फिर दूसरी क्लास को किल करना, फिर तीसरी चौथी पांचवी। ऐसे ही अगर 50 क्लासेस भी होंगी ना इंशाल्लाह तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। भगदड़ नहीं मचाना कि पहले एक क्लास उसको अधूरा किया फिर दूसरी क्लास, नहीं 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 नहीं, पहले एक क्लास फिर दूसरी क्लास। तो सर हम सबसे पहले इक्विपमेंट को किल करेंगे। तो सर एडिशन के अंदर 175 और 200 में इधर लिख दूं 375, किसी को कोई मसला तो नहीं है? 375 इधर लिख दूं एडिशन, किसी को कोई मसला तो नहीं है सर? अच्छा सर अब इसी तरीके से ये बोलता है अ मशीन परचेज्ड फॉर ₹60,000 ऑन April 1, 1993 वो सोल्ड ऑन September 30, 1996 फॉर 32,000। सर 32,000 में बिकी हो, जितने में भी बिकी हो, हमारे लिए डिस्पोजल प्रोसीड्स रिलेवेंट नहीं है। अभी हमें दो चीज़ें निकालनी है इस स्केजुअल के तहत, डिस्क्लोजर में दो चीज़ें निकालनी है, कॉस्ट कितनी थी और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था। अभी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 32,000 हमारे लिए इररिलेवेंट है फिलहाल, अभी हमें डिस्क्लोजर बनाना है। तो सर इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसकी वर्किंग कॉस्ट आपकी कितनी है सर, ये जो बिका है एसेट? सर कॉस्ट है आपकी 60,000। इधर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में कर लेता हूँ। डिस्पोजल 1 इक्विपमेंट, सर कॉस्ट थी आपकी, कॉस्ट है 60,000। अब इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। सर 1 अप्रैल 1993 को खरीदा है ना, 1 अप्रैल 1993 को, वो सोल्ड ऑन September 30, 1996। सर जल्दी से बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1993 का चार्ज होगा या नहीं होगा? 1993 का जी सर बिल्कुल होगा, आपका ईयर एंड है 31 में, सही है, तो 1993 का चार्ज होगा। सर कितना? 60 इंटू 10%, ऐसा ही है। सर 94 का चार्ज होगा? जी सर बिल्कुल, कितना सर? 6। 95 का चार्ज होगा? यस सर 6। 96 का चार्ज होगा? यस सर 6। 97 का चार्ज होगा? नहीं सर 97 का चार्ज नहीं होगा, फुल ईयर पॉलिसी में ईयर ऑफ डिस्पोजल में चार्ज नहीं करते।
तो सर जल्दी से बताओ टोटल कितना चार्ज हुआ है, टोटल कितना चार्ज हुआ है? 24 चार्ज हुआ है सर टोटल। 60 था सितंबर, आपने जो है 1 अप्रैल को ख़रीदा है, 1997 में बेचा है, सही है। तो इधर मैंने लिख दिया 6612 24। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इसी तरीके से इक्विपमेंट का डिस्पोजल टू हम यहाँ कर लेते हैं। डिस्पोजल टू इक्विपमेंट, सर ये जो डिस्पोजल टू है इक्विपमेंट का, जल्दी से मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है इसकी। सर कॉस्ट कितनी है डिस्पोजल टू की? सर डिस्पोजल टू की, जस्ट होल्ड ऑन, डिस्पोजल टू की जो कॉस्ट है सर वो है जो आपने 1 अक्टूबर 1990 को ख़रीदा है 25,000, वो बेचा है सर आपने 1997 में 2,000 में। सर 2,000 हमारे लिए इररिलेवेंट है सर। 25,000 25, इसके ऊपर क्या निकालना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर जल्दी से बताएंगे, सर आपने जो है 1 अक्टूबर 1990 को ख़रीदा है, तो जल्दी से बताओ 1990 का चार्ज होगा? नहीं। हाँ देखो मैंने बोला था ना, एक बच्चा बोलेगा, देखो एक बच्चे ने बोला कि सर 1996 में सेल नहीं हुआ। मैंने बोला था ना, देखो ये मेरा 11 साल का तजुर्बा है अरे मेरा बच्चा गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ो। 1 अक्टूबर ये बिका है सितंबर 30 1996 को। 1997 का जो साल है, अरे मेरा बच्चा वो कब है? वो मई 1997 है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये 1 जून 1996 को स्टार्ट हुआ होगा ना ये साल। तो जल्दी से बताओ सितंबर 30 1996 जो है इसमें फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा? जी सर बिल्कुल कर रहा है। मानते हो या नहीं मानते सर के तजुर्बे को? बोला था ना कि एक बच्चा उठ के बोलेगा, तो एक ने नहीं 3 ने बोला है हाँ सर। अरे भाई तुम्हारा साल शुरू हो रहा है 1997 का 1 जून से, सही है। तो 1 जून 1996 से 31 मई 1997 तक की बात कर रहा हूं। हाँ भाई चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब 1 अक्टूबर 1990 25,000 को, अब कोई बच्चा ये परेशान नहीं हो रहे सर ये तो 1990 में, अरे भाई ये 1991 लग चुका है क्योंकि ईयर एंड 31 में, तो 1991 का साल कब से शुरू हुआ होगा? 1 जून 1990 से 31 मई 1991 तक। मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़े सर। 1991 में कितना चार्ज हुआ होगा जल्दी से बताओ? 25 का 10% 2.5। अरे सर अगर बोलो इजाजत दो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं। 1991 1992 1993 1994 1995 1996, 6 साल का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। बोलो तो, अगर परेशानी होगी तो लिख देता हूं भाई। 93 1994 1995 1996, ये लो लिख देता हूं। 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। 15,000 सही है ना। तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे सर, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कांस्टेंट रहना है तो सालों को गिन लो। तो सर आपके पास जो डिस्पोजल है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? जो डिस्पोजल है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 60 + 25 85। तो सर 85 से मैंने यहाँ माइनस कर दिया, 85 से डिस्पोजल वर्किंग 1 देख लो। और इसी तरीके से सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसमें से भी आप माइनस करें। सर कितना माइनस करेंगे? सर 24 और 15। आप क्लास वाइज चल रहे हो ना, आप क्लास वाइज चल रहे हो, क्लास का मतलब यही है। 24 और 15 कितने होते हैं सर? 39। ये रहा 39 माइनस कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? क्लैरिटी है? कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? सर जल्दी से बताओ टोटल कितना है कॉस्ट का? माशाल्लाह देखो इक्विपमेंट वी आर डन, अल्हम्दुलिल्लाह इक्विपमेंट वी आर डन। टोटल करके बताओ इक्विपमेंट का टोटल कितना है? जल्दी से बताओ। क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है सर? क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है सर? क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है? 830 + 375 - 85 1120। इसी तरीके से सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए हमें पता है सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, तो 1120 का 10% ले लें। हमें पता है कि सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है सर, जो भी साल के एंड पे एसेट ऑफ फुल ईयर पॉलिसी उसका 10%, तो 112। तो जल्दी से बताओ सर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है सर?
क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है सर? 292 प्लस 112 माइनस 39 365। सर जल्दी से क्लोजिंग कॉस्ट को क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी 1120 माइनस 365 कितना आ रहा है? 755। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इक्विपमेंट पूरा डन। तुम देख रहे हो कितना स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। आए सर आगे बढ़ते हैं, वहीकल कर लेते हैं, वहीकल को जल्दी से कर लेते हैं सर, वहीकल को जल्दी से कर लेते हैं, आ जाएं। थोड़ा सा रह गया है 5 मिनट और, थोड़ा सा जो है वो सबर कर लो। ऑन 1 जनवरी 1997 4 न्यू व्हीकल्स वर परचेज कॉस्टिंग ₹20,000 ईच। पहले एडिशन कर लेते हैं। अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज अलाउंस फॉर 5,000 पर व्हीकल वॉज रिसीव्ड। इसको फिलहाल छोड़ दें, ये डिस्पोजल है। सर बाकी तो कोई और आपका नहीं है? नहीं सर, आपने एक ही मशीन व्हीकल खरीदी है 20,000 की। तो सर बताओ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है व्हीकल के नाम पे? 20,000 की अगर एक है, आपने 4 खरीदी हैं, तो सर 20,000 इंटू 4 कितने होते हैं? 80। तो मैं इधर एडिशन कर दूं 80 का, 80 का एडिशन कर लूं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, डिस्पोजल कर लेते हैं। सर अब ये बोलता है इधर वर्किंग कर लेते हैं हम डिस्पोजल की। ये है वर्किंग 1, ये है वर्किंग 2। डिस्पोजल 1 व्हीकल सर मेरे साथ रहेंगे। सर अब ये बोलता है अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज अलाउंस ऑफ 5,000 पर व्हीकल वॉज रिसीव्ड फॉर 2 व्हीकल। सर अभी एक्सचेंज अलाउंस से हमारा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अभी हमें गेन और लॉस नहीं निकालना है, सही है ना। हमें ये निकालना है कि भाई कितने वाला एसेट बिका और कितने वाला एसेट आया। अब सर 2 व्हीकल थी जिनकी कॉस्ट थी 15,000, वो हमने खरीदा था सर ईच 15,000, मतलब 2 व्हीकल कितनी होंगी? 30,000 की। 1 जनवरी 1994 को हमने खरीदा था। सर मेरे साथ रहेंगे। तो सर जल्दी से बताओ 2 व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी? 2 व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी सर? 2 व्हीकल्स की कॉस्ट कितनी थी? अगर 15,000 एक की थी तो मल्टीप्लाई बाई 2 व्हीकल्स की कितनी थी सर? 30 आपकी कॉस्ट थी, ठीक है सर। अच्छा सर मुझे बताएं, आपने खरीदा है 1 जनवरी 1994 को, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जल्दी से निकाल लें। अच्छा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ या पूरे साल लिखूँ? 1994, 1995, 1996 सर 30 इंटू 20%, सही है ना। जल्दी से बताओ 30 इंटू 20% कितना होता है? ये डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20% है ना, अभी हमने लिखा हुआ है व्हीकल का। कितना आ रहा है सर? 6,000, फिर 6, तो टोटल कितना है सर? 18, सही है। अच्छा सर डिस्पोजल टू व्हीकल सर कॉस्ट कितनी है सर डिस्पोजल 2 की, जो आपका एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है? सर बोलता है कि फॉलोइंग एन एक्सीडेंट अ व्हीकल विच कॉस्ट ₹10,000, जो कि हमने खरीदी थी 1993 को, वो डिक्लेयर्ड अ टोटल लॉस। अब सर लॉस भी हो कुछ भी हो, हमारे लिए तो डिस्पोजल है, और चूंकि हमें गेन और लॉस नहीं निकालना, तो हमारे लिए कितने पैसे मिले वो भी इरेलेवेंट है। कैश फ्लो तो नहीं बना रहे, जैसे कैश फ्लो में हमारे लिए ये चीज़ रिलेवेंट होती थी। तो सर 10,000 की आपने सर रुपीज़ इन 1000 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर 1993, 1994, 1995, 1996 फुल ईयर पॉलिसी में ईयर ऑफ डिस्पोजल में चार्ज नहीं करते, 10 इंटू 20%, और ईयर ऑफ परचेज में फुल चार्ज करते हैं। सर आपने 1993 क्यों लिया है? क्योंकि मेरा बच्चा 1 अप्रैल को ख़रीदा है, मई से पहले। अगर मई के बाद होता तो मैं 1994 ले लेता। सर कितना आ रहा है? 10 इंटू 20% कितना आता है सर? 2 टोटल कितना आ रहा है? 8। सर जल्दी से बता दो सर टोटल डिस्पोजल आपका कितना हुआ है व्हीकल का? 40 का। और टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे रिलेटेड कितना था सर? 18 और 8 26। तो सर 40 और 26, 40 इधर जो है मैं इधर माइनस कर दूंगा और 26 इधर माइनस कर दूंगा। सर देख रहे हो कितना स्मूथली निकल रहा है। और ये वो चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है बेसिक्स में। डिस्क्लोजर को हमें हवा नहीं बनाना है। अगर हमारी बेसिक्स अच्छी होंगी तो डिस्क्लोजर तो सिर्फ पोस्टिंग है। तुम खुद बता दो ये कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं तुम्हें बताई है? नहीं सर, सारी पुरानी चीज़ें। अगर तुम्हारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सर जल्दी से बताओ व्हीकल का टोटल, जल्दी बता दो। व्हीकल का कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है सर? 624, ज़बरदस्त। अच्छा सर अब हमें निकालना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मगर उसके लिए हमें चाहिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर।
तो सर हमें पता है 624 का 20%, बताएंगे 624 का 20% कितना होता है? 624 का 20% कितना होता है सर? 624 का 20% कितना होता है? 610 आ रहा है। अच्छा 610 आ रहा है, 610। 624 का 20% कितना होता है सर? 624 का 20% कितना होता है सर? जल्दी बताएंगे। 62.4 मल्टीप्लाई कर लो, ये अराउंड 125 आ रहा है, 124.8, 125 कर लो, राउंड अप राउंड डाउन कर लो। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएंगे कितना आ रहा है क्लोजिंग? हाँ 610 का लेंगे, 610 का लेंगे, आई एम सॉरी 610 का लेंगे, वो फिगर जो है वो 624 मेरे दिमाग में रह गई थी। 61 और ये 122 आ रहा है, 122 बिल्कुल सही बोला। सर क्लोजिंग बताएंगे, क्लोजिंग कितना आ रहा है? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएंगे सर कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी, छेदी छेदी, जल्दी जल्दी। क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 220 प्लस 122 माइनस 26, 316। क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 610 माइनस 316 कितनी आ रही है? 610 माइनस 316 कितनी आ रही है? 294। अच्छा सर मुझे टोटल करके भी बता दो, 375 और 80 कितना आ रहा है? 455। 85 और 40 कितना आ रहा है? 85 और 40 कितना आ रहा है? 125। 1120 प्लस 610 1730। इसी तरीके से सर 112 और 122 234। इसी तरीके से 39 और 26 65। इसी तरीके टोटल 365 प्लस 316 681। इसी तरीके से सर आपका 1730 माइनस 681, तो ये आ रहा है 1049। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द स्केड्यूल। मुझे बताओ मुश्किल है डिस्क्लोजर? कुछ भी नहीं है सर। अब सर सुने मेरी बात, अब जो हमने थ्योरी में पढ़ा था डिस्क्लोजर, अब उसको मैं मैप करवाता हूँ। अब देखो इसको मैं मैप करवाता हूँ, गौर से सुनना, तो इंशाल्लाह अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। बहुत गौर से देखेंगे सर जल्दी से देखें जो डिस्क्लोजर हमने थ्योरी में पढ़ा था। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ पीपी, क्लास बिल्डिंग एक क्लास, इक्विपमेंट एक क्लास, व्हीकल एक क्लास, द मेजरमेंट बेसिस यूज फॉर डिटरमाइनिंग कैरिंग अमाउंट। तो सर डोंट यू थिंक ये जो 4.1 में हमने किया था ये क्या किया था? डोंट यू थिंक ये जो 4.1 था ये क्या था? डोंट यू थिंक ये 1 नहीं था? डिस्क्लोजर 1, D1 का मतलब है डिस्क्लोजर 1। मैपिंग करवा रहा हूं, पेपर में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ग्रूमिंग के लिए करवा रहा हूं। D1। फिर क्या पढ़ा था हमने? द डेप्रिसिएशन मेथड एंड यूजफुल लाइफ और रेट। सर डोंट यू थिंक ये D2? डोंट यू थिंक ये D2 है? फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने क्या पढ़ा था? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड बिगिनिंग में और ओपनिंग और क्लोजिंग में, और रिकॉन बनानी है। तो ये जो पूरा स्केड्यूल बनाया था ये क्या था? ये यही तो था। इसमें देख लो ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, ये D3 है एंड D4। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा सर वो जो 5वां 6वां 7वां 8वां कोई है ही नहीं, इररिलेवेंट है, ये नॉट एप्लीकेबल है। 5 6 7 8 और रिवैल्यूएशन मॉडल भी नहीं है, तो 4 भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको डिस्क्लोजर्स का लॉजिकली विजडम वाइज एक एक चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से डिस्क्लोजर्स जो हैं वो आपके बनते हैं, क्यों बनते हैं। और डिस्क्लोजर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्क्लोजर में आपकी बेसिक्स जो आपने पढ़ा है ना उसको आपने प्रेजेंट करने आना चाहिए। आई होप सर आपको क्लियर है।